हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम सीए फाउंडेशन के बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। आज से हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो आज हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, एंड दिस वुड बी द फर्स्ट वीडियो, दैट इज पार्ट 1 ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं कि आखिर नेशनल इनकम अकाउंटिंग है क्या। What is national income accounting? National income accounting is a system of macroeconomic accounts that tracks the production, distribution, and final consumption of goods and services within a country's border. एक कंट्री के भीतर कितने गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होती है एंड किस तरह से वो कंज्यूम होती है, इन सब की अकाउंटिंग करना या हिसाब रखना, उसी को हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग कहते हैं। और ये मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंट्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम पूरी नेशन की प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एक मैक्रो इकोनॉमिक अकाउंट्स है। अब आखिर ये अकाउंट करना या हिसाब रखना जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, नेशनल इनकम अकाउंटिंग हमें ये समझने में हेल्प करती है कि एक गुड है या सर्विस है, उसकी प्रोडक्शन स्टेज से लेके फाइनल कंजम्पशन या फिर डिस्पोजल स्टेज तक आखिर क्या क्या ट्रांजैक्शंस होती है एक इकोनॉमी में, और वो ट्रांजैक्शन एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है, ये समझने में हमें हेल्प करती है, ठीक है। नेशनल अकाउंट्स helps us understand how the various transactions from the stage of production of goods and services to the stage of their final disposal are interrelated and give us an idea of the working of an economy. Basically ये हमें आइडिया देती है कि आखिर एक इकोनॉमी चलती कैसे है, ठीक है। तो इसलिए नेशनल अकाउंट्स हमें समझना एंड पढ़ना जरूरी होता है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाज पायोनियर्ड बाय, किसने शुरू किया था ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग? बाय नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट साइमन कस्नेट्स एंड रिचर्ड स्टोन, ठीक है। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग की मीनिंग तो आपने समझ लिया, लेकिन ये अकाउंटिंग आखिर करता कौन है, हिसाब कौन रखता है? देखिए, द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO in the Ministry of Statistics and Program Implementation is responsible for the compilation of national account statistics, ठीक है। एक CSO करके ऑर्गेनाइजेशन है which comes under the Ministry of Statistics and Program Implementation, यही नेशनल इनकम की अकाउंटिंग करते हैं। At the state level, the state directorates of economics and statistics, DESs, have the responsibility of compiling their state domestic product and other aggregates. देखिए, जो CSO है ये पूरी नेशन की कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन हर एक स्टेट में एक स्टेट लेवल में भी कैलकुलेट होता है नेशनल इनकम का। तो वो कौन करती है? वो करती है स्टेट डायरेक्टरेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम DES कहते हैं, ठीक है। अब आपके बुक में यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स भी दिया हुआ है। आखिर नेशनल इनकम अकाउंटिंग कहाँ पे यूज होती है? तो चलिए ये भी हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज्ड इन फॉरकास्टिंग डिमांड। देखिए, एक प्रोड्यूसर के लिए अपना डिमांड फॉरकास्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। और जो ये नेशनल इनकम अकाउंट्स है, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि कौन से गुड की डिमांड ज्यादा है, किसकी डिमांड नहीं है। तो उस बेसिस में प्रोड्यूसर्स अपना डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं। देन इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड इकोनॉमिक कॉम्पोजिशन। आपके देश के नेशनल इनकम में कौन कौन सा सेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रीज का क्या है, सर्विस सेक्टर्स का क्या है, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है या कॉम्पोजिशन है, हाउ इज इट चेंजिंग ओवर टाइम, ये भी हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। देन इट इज अ बेसिस फॉर इकोनॉमिक पॉलिसीज। देखिए, आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है या स्टैट्स है, उसको बेस बना के ही इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं पॉलिसी मेकर्स, राइट। तो उसमें भी ये हेल्प करता है। देन मैक्रो इकोनॉमिक मॉडलिंग एंड एनालिसिस। आपके देश की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, क्या आपकी पॉलिसीज काम कर रही है कि नहीं, आपकी इकोनॉमी में फ्यूचर में क्या ट्रेंड आने वाला है, तो ये सारी एनालिसिस करने के लिए भी हम नेशनल इनकम एस्टिमेट्स का यूज करते हैं।
देन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनइक्वालिटी। देखिए आपके कंट्री में इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स, क्या इक्वली हो रही है या अनइक्वली हो रही है, और अगर अनइक्वली हो रही है तो गवर्नमेंट टारगेटेड पॉलिसीज बना सकता है टू एड्रेस दिस इनइक्वालिटी, राइट। तो इसके लिए भी ये यूज होता है। देन इंटरनेशनल कंपैरिजंस। देखिए अगर सारी कंट्रीज अपनी अपनी नेशनल इनकम निकाले तो हम ओवरऑल कंपेयर कर सकते हैं, राइट, कि हमारा देश इंटरनेशनली कहाँ पे स्टैंड करता है। तो इंटरनेशनल कंपैरिजंस के लिए भी यूज होता है। एंड फाइनली फॉर पॉलिसी मेकिंग फॉर ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। ग्रोथ के लिए जब हमें पॉलिसी बनाना हो तो हम करंट सिचुएशन देख के ही बनाते हैं, राइट। और जो हमारे नेशनल इनकम की डेटास है ये हमें इन्फ्लेशन के बारे में भी बताती है, सो वी कैन मेक पॉलिसीज टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। तो ये वेरियस सिचुएशंस है जहाँ पे नेशनल इनकम अकाउंटिंग हमारे लिए यूजफुल है और हमें इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी बेसिक्स। अब आगे हम डिस्कस करेंगे द वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो चलिए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। So the first concept that we will be discussing is GDP, Gross Domestic Product, या फिर जिसको हम नॉमिनल GDP भी कहते हैं। देखिए GDP के बारे में तो आप सुनते आ रहे होंगे या आपने पढ़ा भी होगा स्कूल में, राइट। तो है क्या GDP? देखिए GDP is basically the total value of goods and services, of final goods and services produced in a country within a given period। एक certain period के भीतर एक कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, अगर आप उन सब की गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ऐड करो तो वही आपको आपका जीडीपी देगा। इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड सच एज हाउसेज एंड मोबाइल एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ सर्विसेज सच एज टेलीकॉम, हेल्थ, इंश्योरेंस एसेट्रा। तो जीडीपी में आपकी गुड्स भी इंक्लूड होती है एंड सर्विसेज की वैल्यू भी इंक्लूड होती है, ठीक है। The output of each of these is valued at its market price and these values are added together to get GDP-MP। MP का यहाँ पे मतलब होता है मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे हम GDP निकाल रहे हैं अगर मार्केट प्राइस में तो हम उसे GDP-MP कहते हैं। चलिए एक सिंपलिस्टिक एग्जांपल हम लेते हैं कि कैसे GDP कैलकुलेट होती है। सपोज मान लीजिए एक कंट्री है जहाँ पे 3 गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ओनली 3 गुड्स A, B एंड C। A प्रोड्यूस होता है 1 क्वांटिटी, सिंगल गुड प्रोड्यूस होता है, B प्रोड्यूस होता है 2 क्वांटिटीज एंड C प्रोड्यूस होता है 3 क्वांटिटीज, ठीक है। A की जो मार्केट प्राइस है वो है ₹100, B की जो मार्केट प्राइस है वो है ₹200 एंड जो C की मार्केट प्राइस है वो है ₹300, ठीक है। तो अब हमें A का वैल्यू निकालना है, तो A का टोटल वैल्यू कितना हुआ, सिंपली आप उसकी करंट मार्केट प्राइस को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करो। तो A का वैल्यू हुआ ₹100, B का वैल्यू हुआ ₹400, ठीक है, और C का वैल्यू हुआ ₹900। तो आपको आपके सारे गुड्स की वैल्यू पता चल गई, राइट। अब ये सारे वैल्यू को आप ऐड कर दो, ठीक है, और जो आपका आंसर आएगा यही आपकी कंट्री की GDP होगी। अब सिंस ये जो प्राइस है ना ये आपने मार्केट प्राइस या फिर करंट मार्केट प्राइस लिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी हम करंट मार्केट प्राइस लेते हैं ना तो वो जीडीपी को हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। नॉर्मली जब हम जीडीपी कह रहे होते हैं ना तो हम नॉमिनल जीडीपी ही मीन कर रहे होते हैं जो हमने करंट मार्केट प्राइस को लेके कैलकुलेट किया होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हमारा जो आंसर है वो सिर्फ ₹1400 आया है, राइट। पर आप जब एक कंट्री का जीडीपी निकालते हो तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कितना बड़ा फिगर होगा, क्योंकि एक कंट्री में एक पर्टिकुलर ईयर में कितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगे, राइट। तो उसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो करोड़ों में आएगा। फॉर इंस्टेंस अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी थी Q1 में 2022-2023 की Q1 में इट वॉज ₹64.95 लाख करोड़, ठीक है। सिमिलरली इंडिया का नॉमिनल जीडीपी प्रीवियस ईयर 2021-2022 में उसकी Q1 में थी 51.27 लाख करोड़। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि एज कम्पेयर टू ईयर एंड 2022-2023 में आपका जीडीपी इंक्रीज हुआ है, राइट। यानी कि नेशन में ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है।
तो आपकी ग्रोथ अगर आप निकालोगे तो यू कैन सी 26.7% ग्रोथ फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर। तो इस तरह से जीडीपी कैलकुलेट करके आप अपनी कंट्री का ग्रोथ देख सकते हो, क्वार्टर दर क्वार्टर कितनी ग्रोथ हो रही है, साल दर साल कितनी ग्रोथ हो रही है, आपको अंदाजा लग सकता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी तो आपने पढ़ लिया, अब बात करते हैं रियल जीडीपी की। देखिए, जब हमने पिछली साइड में नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट किया था तो हमने क्या किया था, हमने वेरियस क्वांटिटीज ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस लिया था, उसको हमने मल्टीप्लाई किया था करंट मार्केट प्राइस से, और इससे हमें उस गुड की वैल्यू निकल आई थी, राइट। और इस तरह से हमने सारे गुड्स की वैल्यू निकाले, सबको ऐड किया और हमें अपना नॉमिनल जीडीपी पता चल गया। तो देखिए, इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर आपकी जीडीपी इंक्रीज होती है कभी भी, तो उसके दो कारण होते हैं। एक तो आपका क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड जो है वो इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से आपकी जीडीपी इंक्रीज हो गई। दूसरी, आपकी मार्केट प्राइस इंक्रीज हुई है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, जिसके वजह से आपकी वैल्यू इंक्रीज हो गई और आपकी जीडीपी आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। देखिए, अगर क्वांटिटी इंक्रीज होने से जीडीपी इंक्रीज हुई फिर तो बहुत अच्छी बात है, एक इकोनॉमी के लिए आप तरक्की कर रहे हो। लेकिन अगर प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से अगर आपका जीडीपी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, तो क्या वो आपका रियल इंक्रीज होगा? नहीं होगा, राइट। फॉर इंस्टेंस, हम अगेन एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बहुत ही सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल लेते हैं ऑफ अ कंट्री। मान लीजिए वो कंट्री में सिर्फ गुड ए ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और 2022 में 2020 20 यूनिट्स ऑफ गुड ए प्रोड्यूस हुआ था, उसका मार्केट प्राइस था ₹100। तो इस तरह से ये कंट्री की जीडीपी हो गई थी ₹2000, ठीक है। अब अगला साल आ गया, 2023 आ गया, और ये कंट्री ने प्रोड्यूस किया अगेन 20 यूनिट्स ऑफ गुड ए, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से जो ये गुड की प्राइस है वो 110 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 2200 हो गई, राइट। अब पॉलिटिशियन ने जनता को बताया कि देखिए, पिछले साल हमारा जीडीपी था 2000, लेकिन इस साल हमने जीडीपी इंक्रीज कर दी, 2200 कर दी, हमारा देश कितना तरक्की कर रहा है। लेकिन क्या एक्चुअल में आपका देश तरक्की कर रहा है? अब जनता को तो नहीं पता ना, उनको तो ये यूनिट्स नहीं पता कि क्वांटिटी में कितना इंक्रीज है, प्राइस में कितना इंक्रीज है, तो वो तो ये फाइनल फिगर ही देखेंगे, तो वो तो बेवकूफ बन गए। उनको लग रहा है कि तरक्की हो रही है, लेकिन एक्चुअल में तो आपकी तरक्की तो हुई नहीं है। आपने पहले भी 20 यूनिट्स बनाया था, अब भी आप 20 यूनिट्स ही बना रहे। तो देखिए, ये जो नॉमिनल जीडीपी है ना आपका, ये कभी कभार मिसलीडिंग हो जाता है। तो इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, उन्होंने रियल जीडीपी निकालना शुरू किया। अब रियल जीडीपी में वो क्या करते हैं ना, जो ये इन्फ्लेशन का इफेक्ट है वो उसको हटा देते हैं। तो कैसे हटाते हैं? वो क्या करते हैं ना, वो एक बेस ईयर डिसाइड करते हैं। जैसे कि लेट्स से हमने 2022 को बेस ईयर डिसाइड किया फॉर कंपेयरिंग जीडीपी बिटवीन 2022 एंड 2023। तो अब हम क्या करेंगे, जो 2022 की प्राइस है ना, उसी प्राइस में 2023 की जीडीपी भी निकालेंगे। फॉर इंस्टेंस, देखिए 2022 की जीडीपी तो आपको पता ही है, इट इज ₹2000, राइट। अब 2023 की जीडीपी हम कैसे निकालेंगे? हम देखेंगे कि 2023 में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, 20 प्रोड्यूस हुई, राइट। अब प्राइस हम क्या करेंगे, 2022 की ही प्राइस लेंगे, ₹100। सो यहाँ पे आपका रियल जीडीपी निकला ₹2000। अब देखिए, अब जनता को क्लियरली दिख रहा है कि 2022 में भी जीडीपी 2000 था, 2023 में भी 2000 है, यानी कि जो हमारी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई है उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है, हमारी कोई ग्रोथ नहीं हुई है, ठीक है। तो रियल जीडीपी से ना इस तरह से आपको एक मोर एक्यूरेट मेजर मिल जाता है ऑफ योर कंट्रीज ग्रोथ और ऑफ योर कंट्रीज प्रोग्रेस, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। अब ये कंट्री में अगर देखिए, इनकी अगर एक्चुअल में फिजिकल ग्रोथ हुई होती क्वांटिटी में, फिर आपका रियल जीडीपी कितना निकलता? देखिए, मार्केट प्राइस 100 ही हम लेंगे, फिर आपका निकलता 2100, राइट। तो देखिए, अब जनता को पता चल रहा है कि ये जो जीडीपी है 2100 है, ये एक्चुअल में फिजिकल
आपकी गुड्स एंड सर्विस की ग्रोथ होने की वजह से हुई है और ना कि प्राइस की ग्रोथ होने की वजह से। अगेन ये मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन हो गया आपकी कंट्री की ग्रोथ का। ओके, सो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि क्यों रियल जीडीपी निकालना इतना जरूरी है। अब इसी चीज को हम एक बार थ्योरी में पढ़ लेते हैं। रियल जीडीपी, nominal GDP increases over time for two reasons. First, the production of most goods increases over time. Second, the price of most goods also increase over time. If our goal is to measure production and its change over time, we need to eliminate the effect of increasing prices on our measure of GDP. That's why real GDP is constructed as the sum of the quantities of final goods times constant price rather than current prices. अगर हम current prices में निकालेंगे तो हमें nominal GDP मिलेगा, लेकिन अगर हम constant price, एक हम certain year लेते हैं, जैसे हमने 2022 लिया था, अगर उस year का price हम constant मानेंगे और आगे years भी उसी constant price में हम निकालेंगे अपना GDP, तो वो आपका रियल जीडीपी होता है। ठीक है, अब देखिए इंडिया की अगर हम एग्जांपल ले तो हम रियल जीडीपी निकालते हैं और हम कांस्टेंट प्राइस लेते हैं 2011-12 का प्राइस। ठीक है, 11-12 ईयर में जो हमारे मार्केट प्राइस थे गुड्स एंड सर्विस की, हम वही प्राइस लेते हैं। तो हमारा अगर हम रियल जीडीपी की बात करें 2020-2023 में, तो Q1 में हमारा रियल जीडीपी था 36.85 लाख करोड़, लेकिन हमारा नॉमिनल जीडीपी आया था 64.9 लाख। तो ये डिफरेंस किस वजह से है? ये डिफरेंस है इन्फ्लेशन के वजह से। जो हमारी प्राइस इंक्रीज हुई है उसकी वजह से हमें लग रहा है कि इतना ज्यादा हमने प्रोड्यूस किया, लेकिन एक्चुअल में हमारी जो ग्रोथ है वो कम है रिलेटिवली। ठीक है, सिमिलरली 2022 में, पिछले ईयर में हमारा जो रियल जीडीपी था वो 32.4 लाख करोड़ था, लेकिन देखिए नॉमिनल जीडीपी यहाँ पे भी आपका हायर दिख रहा है। और अगर हम एक्चुअली देखें तो देखिए 2022 से 2023 में हमने सिर्फ 13.5% ही रियल ग्रोथ किया है, लेकिन अगर हम नॉमिनल जीडीपी ही देखते तो हमें लगता कि 26.7% ग्रो किया है, लेकिन इतना हमने नहीं किया है। ठीक है, ये ग्रोथ हमें दिख रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, जो काफी मिसलीडिंग है। एक्चुअल में हमारी ग्रोथ हुई है, ग्रोथ इन क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो सिर्फ 13.5% ही हुई है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए रियल जीडीपी ने हमें मोर एक्यूरेट मेजर ऑफ आवर ग्रोथ दे दिया है। नाउ आपकी नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है एक जीडीपी डिफ्लेटर। देखिए आपको तो पता है कि आपकी नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी में जो डिफरेंस आता है उसका मेन कारण होता है इन्फ्लेशन, राइट। इन्फ्लेशन की वजह से हमें अक्सर ये दिखता है कि नॉमिनल जीडीपी हमारा हायर होता है एज कंपेयर टू रियल जीडीपी। अब जीडीपी डिफ्लेटर जो है ना, ये यही इन्फ्लेशन को मेजर करता है। ये हमें बताता है कि बाय हाउ मच व्हाट इज द चेंज इन प्राइस ओवर द इयर्स, जिसकी वजह से हमारा नॉमिनल एंड रियल जीडीपी फर्क आ रहा है। ठीक है, A GDP deflator is a measure of inflation calculated by comparing the nominal GDP to the real GDP of a given year. So what is the formula to calculate GDP deflator? It is simply nominal GDP divided by real GDP into 100. देखिए ये डिफ्लेटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमें ओवर द इयर्स हमारी प्राइसेस में कैसे चेंज आई है वो पता करने में हेल्प करती है, राइट। और सपोज आपको किसी भी ईयर की नॉमिनल जीडीपी पता है और आपको डिफ्लेटर पता है, तो आप इजीली रियल जीडीपी उस ईयर का निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, द जीडीपी डिफ्लेटर हेल्प्स अस रिमूव द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम जीडीपी। आपकी नॉमिनल जीडीपी से इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा के हमें रियल जीडीपी देता है, विच गिव्स अस अ मोर एक्यूरेट मेजर ऑफ इकोनॉमिक growth. Now, the GDP deflator measures how much prices have changed since the base year. देखिए अब डिफ्लेटर कैलकुलेट करने के लिए ना हम एक बेस ईयर लेते हैं और इन दैट बेस ईयर
the GDP deflator is always 100 because nominal GDP and real GDP are the same. देखिए ये फॉर्मूला में देखिए, बेस ईयर में तो जो आपकी ये नॉमिनल जीडीपी है एंड रियल जीडीपी है ये सेम होता है, राइट? सो बचता है सिर्फ 100. सो बेस ईयर का डिफ्लेटर हमेशा आपका 100 होता है. और फॉर अदर ईयर्स द जीडीपी डिफ्लेटर टेल्स अस हाउ मच प्राइसेस हैव गॉन अप और डाउन कंपेयर टू द बेस ईयर. अब बेस ईयर में तो 100 है, अब बाकी ईयर का आप देखो कि आपका जो डिफ्लेटर है ये 100 से ऊपर गया है या फिर नीचे. अगर 100 से ऊपर गया है तो हमें पता चलता है कि प्राइस हमारी इंक्रीज हुई है, और अगर 100 से नीचे गया है तो प्राइस हमारी डिक्रीज हुई है. चलिए ये पॉइंट को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल. ये आपका जीडीपी डिफ्लेटर का शेड्यूल रहा. देखिए यहाँ पे हमने 2014 को बेस ईयर माना हुआ है, ठीक है? बेस ईयर का नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी सेम है, तो इसलिए यहाँ पे डिफ्लेटर का वैल्यू है 100. अब 2015 में देखिए, 15 में आपका नॉमिनल जीडीपी है 800, रियल जीडीपी है 650. तो आप इजीली आप जीडीपी डिफ्लेटर निकाल सकते हो, राइट? सिंपली डिवाइड योर नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी एंड मल्टीप्लाई इट बाय 100. तो इससे आपको क्या मिलेगा? आपका जीडीपी डिफ्लेटर का वैल्यू मिल जाएगा. अब आप सिर्फ डिफ्लेटर की वैल्यू देखो यहाँ पे 100 से इंक्रीज होके 123 हो गई है. तो इसका ये मतलब है कि 2015 में आपकी प्राइस इंक्रीज हो गई है, प्राइस लेवल एज कंपेयर टू 2014. सिमिलरली देखिए 16 में और भी इंक्रीज हो गई है प्राइस, राइट? लेकिन 2017 में 16 के कंपैरिजन में कम हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे आपकी जो प्राइस लेवल है वो कम हुई है, ठीक है? 18 में और भी कम हो गई है, एंड अगेन 19 में आपकी इंक्रीज होते हुए आपको दिख रहा है. तो इस तरह से देखिए डिफ्लेटर का वैल्यू से आप पता लगा सकते हो कि कौन से ईयर में आपकी प्राइस इंक्रीज हुई है, कौन से में डिक्रीज हुई है. तो यही फायदा है जीडीपी डिफ्लेटर का. नाउ जीडीपी डिफ्लेटर यूज करके ना आप कोई भी 2 ईयर्स का इन्फ्लेशन रेट, 2 ईयर के बीच में जो इन्फ्लेशन रेट है ना, आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला. आप ईयर 2 का जीडीपी डिफ्लेटर का वैल्यू ले लो एंड ईयर 1 का डिफ्लेटर का वैल्यू ले लो एंड डिवाइड इट बाय ईयर 1 वैल्यू एंड मल्टीप्लाई इट बाय 100. तो ऐसे आप इन्फ्लेशन रेट निकाल सकते हो फॉर दैट ईयर. एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. इफ द जीडीपी डिफ्लेटर in 2023 is 167.94 and 2022 is 154.87. अब ये दोनों ईयर्स का इन्फ्लेशन आप कैसे निकालोगे? देखिए 2023 का ईयर 2 का हमने डिफ्लेशन रेट ले लिया, 2022 का ईयर 1 का डिफ्लेशन वैल्यू ले लो, डिवाइड बाय ईयर 1 डिफ्लेटर इनटू 100. तो आपका इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे इस तरह से आ गया है, ठीक है? सो यू कैन ऑल्सो यूज इट टू कैलकुलेट inflation rate like this. Now GDP deflator की कई सारी सम भी आपकी बुक में एज एग्जाम्पल दिया गया है, तो हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं. बाकी भी सिमिलर है, फिर आप खुद कर पाओगे. Suppose the nominal GDP of a country in 2010 is given at rupees 600 crores and the price index is given as base year 2010 is 100. देखिए बेस ईयर यहाँ पे 2010 को लिया हुआ है, बेस ईयर का प्राइस 100 है, ठीक है? नाउ लेट द नॉमिनल जीडीपी इंक्रीजेस टू रुपीज 1200 करोड़ इन 2018 एंड द प्राइस इंडेक्स राइजेस टू 110. फाइंड आउट द रियल जीडीपी. देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2010 में तो जो आपका नॉमिनल जीडीपी था रुपीज 600 था, राइट? 2018 में जो आपका नॉमिनल जीडीपी है कितना है? वो रुपीज 1200 करोड़ है, करोड़. और जो प्राइस इंडेक्स है 2018 का, प्राइस इंडेक्स बेसिकली आपका जीडीपी डिफ्लेटर ही हो गया, ठीक है? तो जीडीपी डिफ्लेटर जीडी में लिख देती हूँ, जीडीएफ लिख देती हूँ, ठीक है? ये आपका है 110. अब हमें 2018 का रियल जीडीपी निकालना है, तो अब जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. देखिए जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी, राइट, डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100. यही आपका फॉर्मूला है, राइट? तो डिफ्लेटर का वैल्यू है हमारा 110, नॉमिनल जीडीपी हमारा कितना है 2018 के लिए 1200 है, रियल जीडीपी हमें निकालनी है इनटू 100.
तो सिंपली आर को यहाँ पे हम ले जाते हैं. सो दिस वुड बी डिवाइडेड बाय 110 into 100. सो दिस वुड गिव अस 1090.9 करोड़. तो ये आपका रियल जीडीपी निकल गया फॉर ईयर 2018. तो इसी तरह से यही फॉर्मूला यूज करने का काफी सारे सम्स है आपकी बुक में, तो आप खुद कर सकते हो, राइट. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन आवर नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर एनडीपी. देखिए अभी तक तो हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही पढ़ रहे थे, जीडीपी. तो अब ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेट करते हैं, राइट. अब गुड्स में आपके कैपिटल गुड्स भी आते हैं, कंज्यूमर गुड्स भी आते हैं. अब कैपिटल गुड्स जो है ये तो आप मोर देन 1 ईयर यूज करते हो, राइट. ये ड्यूरेबल होती है एंड एवरी ईयर इनकी वैल्यू में कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर भी आती है, राइट. तो इनकी वैल्यू कम होती है और उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. तो वेयर एंड टेयर की कैलकुलेशन को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, राइट. अब कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि जब भी हम अपना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं ना, तो हमें डेप्रिसिएशन को भी अकाउंट करना पड़ता है, यानी कि हमें अपनी कैलकुलेशन से डेप्रिसिएशन कम करना पड़ता है. और अगर हम अपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से डेप्रिसिएशन कम करें तो उसे हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं. देखिए ऐसा करना जरूरी क्यों है? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए 2022 में आपने 500 रुपीज वर्थ का कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस किया. ठीक है, ये एक हम सिंपल नंबर्स ही ले रहे हैं ताकि आपको समझने में आसान हो. और लेट्स से 2023 में हमने ₹700 वर्थ का कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस किया. अब जो 2022 की कैपिटल गुड्स है इनमें तो कुछ डेप्रिसिएशन भी हो गई होगी 2023 आते आते, ठीक है. तो लेट्स से ₹100 का यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपका हुआ. अब जो 2023 में आपने कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस किया ना, इनमें से ₹100 वर्थ का गुड तो ये जो डेप्रिशिएटेड पोर्शन है इसको रिप्लेस करने में ही यूज हो गया, राइट. तो 2023 में आपने एडिशनल कैपिटल गुड्स कितनी बनाई? सिर्फ ₹600 वर्थ की ही बनाई. तो इसलिए देखिए हमें डेप्रिसिएशन को यहाँ पे कम करना इसलिए जरूरी है ताकि हमें जो एक्चुअल एडिशनल कैपिटल गुड्स हमारी है वो हमें पता चले. क्योंकि जो पिछली साल बनाई थी कुछ तो आपकी डेप्रिशिएट हो जाती है और उसको रिप्लेस करने में लग जाता है. तो एडिशनल जो है वो आपका डेप्रिसिएशन कम करके ही हमें पता चलता है कि कितनी आपने एडिशनल कैपिटल गुड्स बनाई. ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड कैलकुलेटिंग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब इसी को हम थ्योरी में एक बार पढ़ लेते हैं. लेट मी रिमूव दिस. ओके, देखिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी is a measure that takes into account the depreciation of capital while calculating the total value of goods and services produced within a country over a specified period. यहाँ पे हम क्या करते हैं? We account for depreciation. So formula क्या है? Formula for net domestic product is simply GDP minus depreciation. NDP subtracts the value of this depreciation from GDP to give a more accurate measure of net production within a country. Other considerations such as asset obsolescence and complete destruction are also taken into account by NDP. सिर्फ depreciation ही नहीं, जो asset obsolescence भी हो जाती है, यानी कि अब कोई काम नहीं रहती इनकी, पुरानी outdated हो जाती है, या फिर अगर वो completely destroy होती है तो इसको भी हम लेस करते हैं, इनको भी हम अकाउंट करते हैं while calculating NDP. तो यहाँ पे आपने क्या देखा? देखिए नेट वर्सेस ग्रॉस में क्या डिफरेंस है? द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट इज द डेप्रिसिएशन और द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. देखिए डेप्रिसिएशन को इन अदर वर्ड्स हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कह सकते हैं, राइट. क्योंकि जब हम कैपिटल कंज्यूम करते हैं तभी वो वेयर एंड टेयर होते हैं, तभी उनमें डेप्रिसिएशन आती है. तो नेट एंड ग्रॉस के बीच का डिफरेंस इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या फिर डेप्रिसिएशन. अंडरस्टूड? वेरी इजी. जीडीपी और एनडीपी में क्या फर्क है? फर्क है सिर्फ डेप्रिसिएशन का. एनडीपी यानी कि इट इज नेट ऑफ डेप्रिसिएशन. ठीक है. ओके, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी विल बी स्टार्टिंग इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम जीएनपी भी कहते हैं.
देखिए अभी तक तो हम सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही पढ़ रहे थे, राइट? तो अब ये नेशनल प्रोडक्ट क्या है? देखिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम क्या देखते हैं कि एक कंट्री की बॉर्डर के विद इन कितनी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती है, राइट? लेकिन नेशनल में हम क्या देखते हैं कि एक कंट्री का नेशनल या फिर उस कंट्री का रेसिडेंट कितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है। अब इंडिया का जो रेसिडेंट है वो सिर्फ इंडिया में ही गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करे, ये जरूरी तो नहीं है ना। आजकल एक ग्लोबल एनवायरनमेंट है तो वो इंडिया के बाहर भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है। अब जो बाहर प्रोड्यूस करता है ना वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं होता क्योंकि वो बॉर्डर के बाहर हो गया। लेकिन नेशनल प्रोडक्ट में वो इंक्लूड होता है क्योंकि वो इंडिया के नेशनल ने किया हुआ है। सिमिलरली अब इंडिया के जो बॉर्डर के विद इन जो है फॉरेन नेशनल्स आके भी प्रोड्यूस करते हैं, राइट? अब वो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड होता है, लेकिन वो नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं होता क्योंकि अगेन वो फॉरेनर ने बनाया है। भले ही इंडिया के अंदर बनाया है पर वो फॉरेनर ने बनाया है, वो इंडियन नेशनल ने नहीं बनाया है, तो वो नेशनल प्रोडक्ट में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप डिफरेंस समझ रहे हो? नेशनल प्रोडक्ट में हम क्या देखते हैं कि इंडिया के नेशनल ने क्या बनाया है, इंडिया में भी इंडिया के बाहर भी, और अगर फॉरेनर्स ने इंडिया में बनाया है तो वो हम इंक्लूड नहीं करते। देखिए GNP is the total value of all final goods and services produced by a country's resident या फिर a country's national both domestically and abroad during a specified period. Difference between GDP and GNP. देखिए मेन डिफरेंस क्या है? GDP measures the total value of goods and services produced within a country's border regardless of who produces them. GDP में हम देखते हैं कि कंट्री के अंदर कितना प्रोड्यूस हुआ है, चाहे कोई भी प्रोड्यूस करे। लेकिन GNP में हम क्या करते हैं? The income earned by countries resident from their investment and work abroad. अगर कोई बाहर अपना प्रोडक्शन कर रहा है, सर्विस दे रहा है, तो उससे जो कमाई हो रही है वो भी हम GNP में इंक्लूड करते हैं। Whereas while excluding the income earned by foreign resident within the country, और अब कोई फॉरेनर इंडिया में गुड एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हम उसे एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि वो इंडियन रेसिडेंट या इंडियन नेशनल ने नहीं कमाया है, ठीक है? एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, इफ एप्पल अर्न्स प्रॉफिट्स फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इन इंडिया, दीज प्रॉफिट्स आर इंक्लूडेड इन इंडियाज GDP, क्योंकि एप्पल इंडिया के अंदर बना रहा है, राइट? तो इंडिया के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो इंक्लूड होता है, लेकिन वो USA के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड होता है। USA के GDP में नहीं इंक्लूड होगा वो, लेकिन USA के GNP में इंक्लूड होगा क्योंकि वो USA के नेशनल ने बनाया है, ठीक है? तो वो अपने नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड करेंगे लेकिन GDP में नहीं करेंगे। यू अंडरस्टूड? सिमिलरली अगर हम इंडिया की भी बात करें तो अगर इंडिया का कोई बंदा USA में कुछ बना रहा है, ठीक है, तो वो इंडिया के GDP में नहीं इंक्लूड होगा लेकिन इंडिया के GNP में वो इंक्लूड होगा क्योंकि इंडिया के नेशनल ने बनाया है। ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू GDP एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, NFIA। देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का क्या मतलब है कि इंडियन नेशनल ने बाहर कितना कमाया माइनस फॉरेन नेशनल ने इंडिया में कितना कमाया। अगर हम इसका नेट निकाल दे तो हमें NFIA मिल जाएगा। फॉर इंस्टेंस इंडियन नेशनल ने लेट्स से बाहर कमाया है 50 करोड़, ठीक है, और फॉरेन नेशनल ने इंडिया में कमाया है 25 करोड़, तो इसका आप नेट निकाल दो, नेट आपका आएगा 25 करोड़, राइट? तो यही हम अपने GDP में ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम अपने GDP में वो ऐड कर रहे हैं जो इंडियन नेशनल ने बाहर कमाया, राइट, 50 करोड़, और जो फॉरेन नेशनल ने इंडिया में कमाया हम उसे लेस कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, राइट? सो इंस्टेड ऑफ एडिंग दिस एंड सब्सट्रैक्टिंग दिस, हम क्या करते हैं, हम पहले ही इनका नेट निकाल देते हैं और वही हम GDP में ऐड कर देते हैं, सिंपली 25 करोड़, ठीक है? तो यही फॉर्मूला को यहाँ पे सिंप्लीफाई किया हुआ है। ओके, सो यू अंडरस्टूड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, आई होप।
देखिए, NFIA is the difference between the aggregate amount that a country's citizens and companies earn abroad and the aggregate amount that foreign citizens and overseas companies earn in that country. हमारे बंदे ने बाहर कितना कमाया, बाहर के बंदे ने हमारे में कितना कमाया, उसको आप नेट कर दो तो NFIA आ जाता है, ठीक है. If net factor income from abroad is positive, then GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपका जो मार्केट प्राइस में है, इट वुड बी ग्रेटर देन GDP MP. देखिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, GDP प्लस NFIA, राइट. अब अगर ये NFIA आपका पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपका ज्यादा होगा. अगर ये नेगेटिव है तो ऑब्वियसली ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपका कम होगा, है ना. जैसे कि ये एग्जांपल में आपका जो नेट वैल्यू है वो पॉजिटिव आया था, राइट. तो ये पॉजिटिव वैल्यू को आप GDP में ऐड करोगे सो ऑब्वियसली आपका GNP हायर होगा. लेकिन अगर ये नेगेटिव आता तो फिर आपका GNP कम होता. ओके, सो यू माइट हैव नोटिस्ड दैट द डिस्टिंक्शन बिटवीन नेशनल एंड डोमेस्टिक इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट में क्या है कि नेशनल में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी ऐड करते हैं जो हम डोमेस्टिक में कंसिडर नहीं करते. ओके, नेशनल इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, ये आपको पता ही है, राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन. ओके, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी विल बी स्टार्टिंग इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, या फिर जिसको हम NMP भी कह सकते हैं. नाउ दिस वुड ऑल्सो बी द लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे. बाकी टॉपिक्स हम दूसरे पार्ट में फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. तो देखिए, अब नेट नेशनल प्रोडक्ट है क्या. देखिए, जब हमने आज का वीडियो स्टार्ट किया था तो हमने एक सिंपल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया था, GDP, जो सबको पता था, जो सबने सुना था, राइट. फिर हमने क्या कहा कि देखिए, जो हमारे नेशनल्स है वो बाहर भी तो काम करते हैं ना, तो उनकी जो बाहर की कमाई है वो क्यों नहीं आप इंक्लूड करते. तो हमने क्या करा, हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना शुरू किया और डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह हमने नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, राइट. फिर हमने बीच में कहा कि यार डेप्रिसिएशन नाम की भी तो कोई चीज होती है, कैपिटल गुड्स तो डेप्रिशिएट होती है ओवर द इयर्स, तो आप उसको क्यों नहीं अकाउंट करते. तो फिर हमने क्या किया, हमने डेप्रिसिएशन घटाना स्टार्ट किया और ग्रॉस की जगह हमने नेट कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, राइट. तो यही तो आपका बन गया नेट नेशनल प्रोडक्ट. देखिए, अगर आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डालोगे तो आपका ये नेशनल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है. और अगर आप ग्रॉस से डेप्रिसिएशन घटाओगे तो आपका नेट बन गया. तो इस तरह से देखिए आपका NNP बन गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट. देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस NMP is a measure of the market value of all final economic goods and services produced by normal residents, including net factor income from abroad during an accounting year and excluding depreciation. देखिए, जो हमारे नेशनल ने बनाया है ओवर द ईयर्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, GDP में NFIA इंक्लूड करेंगे और हम डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करेंगे टू कम टू द नेट फिगर, ठीक है. तो एक बार मैं इसे मिटा देती हूँ. देखिए, तो फॉर्मूला क्या है नेट नेशनल प्रोडक्ट का. देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज GDP, द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, प्लस जो आपके बंदे ने बाहर कमाया माइनस डेप्रिसिएशन. सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट. अब ये फॉर्मूला में आप देखो, जब आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, राइट. तो क्या मैं ये फॉर्मूला को इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि NNP इज इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस जो डेप्रिसिएशन है मैंने एज इट इज ले लिया. सो दिस इज अनदर फॉर्मूला टू कैलकुलेट NMP जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है. नाउ सिमिलरली, अगर मैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से डेप्रिसिएशन को घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा, राइट. तो क्या मैं ये फॉर्मूला को इस तरह से भी लिख सकती हूँ, ग्रॉस से मैंने डेप्रिसिएशन घटा दिया तो मुझे क्या मिला, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस,
और जो ये नेट फैक्टर इनकम है मैंने यहाँ पे एज इट इज ले लिया। तो इस तरह से देखिए आपकी बुक में नेट नेशनल प्रोडक्ट का 3 फॉर्मूलाज बनाया हुआ है। तो आपको समझ आ गया ये फॉर्मूला कहाँ से आया, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे खत्म है, ठीक है। नाउ इन द एंड आईड लाइक टू अनाउंस कि हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए मॉक टेस्ट लॉन्च किया है अपने वेबसाइट में, जहाँ पे आपको 2 सेट्स ऑफ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने को मिलेगा। देखिए ये मॉक टेस्ट आपकी न्यू सिलेबस के हिसाब से बनाई गई है और हमने आपके लिए चुन चुन के हैंड पिक्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने में मदद होगी। देखिए मॉक टेस्ट देना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे कंफ्यूज हो, कहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, राइट। और आपको एक एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है। और सिंस ये स्कोर बेस्ड टेस्ट है, आपको एंड में आपका स्कोर भी दिखेगा, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो अभी एग्जाम के लिए। सो मेरी तो सजेशन है कि आप ज़रूर ये टेस्ट ले और आपकी कॉन्फिडेंस इंक्रीज करें एग्जाम के लिए, क्योंकि ये आपको मिल भी बहुत नॉमिनल रेट पे मिल रहा है, राइट। और इसकी वैलिडिटी भी आपको 180 डेज तक है, यानी कि आप कभी भी 6 महीने में कभी भी ये टेस्ट ले सकते हैं। एंड आप बार बार टेस्ट को रिवाइज भी कर सकते हैं, यानी कि कहाँ पे आपने पहले रॉन्ग किया, राइट किया, आप दोबारा भी आके टेस्ट देख सकते हैं, ठीक है। टेस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आपको कोई भी क्वेरी हो टेस्ट के रिलेटेड या ऐसे भी जनरल इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, तो आप ये ईमेल आईडी पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।